नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब दूंगा मैं। आपका सवाल को विष्णु जी ने कंसोलिडेट किया है और शाश्वत को दिया है। शाश्वत आपके हिसाब से पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। तो पहला सवाल ये होता है कि जब एक स्टॉक अच्छे से परफॉर्म करता है, वैल्यू पोजीशन से डायमंड नीडल पोजीशन तक जाता है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होता है तब? दो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रैटेजी होते हैं। ठीक है। एक मेरा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं 35 साल से इस गेम में हूँ, तो 35 साल के ऊपर लगभग 40 साल हो गया, 40 साल तक है इसमें। तो मुझे हिलाता नहीं, स्टॉक का प्राइस मुझे हिलाता नहीं। ऐसा 4 बार हुआ है मेरे लाइफ में कि मेरे स्टॉक्स 50% नीचे आके फिर से ऊपर गए। ये नॉर्मल है। चार्ली मंगर बोलते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा 3 या 4 बार हो सकता है कि आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 50% तक नीचे आ सकती है। अगर आप उसको स्टमक नहीं कर पाएंगे तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इंडिया में जो हमें सुन रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स नए हैं, उनके लिए वो स्ट्रैटेजी करना ना करना उनका डिसीजन है, मेरा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि डैनियल कहमैन और रमेश ट्रावर्स्की की प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार उनको बहुत बड़ा पेट होता है। सो उनको फिर से दिमाग में होता है पीक में बेचा तो अच्छा होता, मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ बन गया। तो जब तक ऊपर है खुशी है, उनका गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाता है। गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए मेरा एडवाइस ये है, जो नए हैं इसके लिए, उनके लिए जो पैसा आपने डाला वो बाहर निकालो और जो प्रॉफिट्स है उसे स्टॉक में रहने दो, ठीक है। ताकि आप स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो और 10-15 साल के बाद आप भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने आज छोड़ा और वो स्टॉक 50% गिरा तो आपको चुभेगी। पावर ग्रिड इंफ्रा मैंने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गया वो गिर गया तो सबको चुभने लगा। नॉर्मल था, क्योंकि लगभग 5 साल में 60 रुपया तक का डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल गया था और नेट लॉस 30% था, 30 रुपीज़ था। सो ओवरऑल 30 रुपीज़ प्लस है। फिर भी उनको नर्वसनेस था। तो लोग बोलते हैं कि मैं वॉरेन बफेट हूँ, चार्ली मंगर हूँ, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल में वो भागना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि अपना कैपिटल बाहर निकालो और जो प्रॉफिट्स आपने कमाया उसको वही रखने दो। तो वॉरेन बफेट या फिर चार्ली मंगर उस स्ट्रैटेजी को क्यों अपनाते नहीं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। उनको हर्ट नहीं करती है, फिर भी लिक्विडिटी के हिसाब से करते हैं। जैसे चार्ली ने, वॉरेन ने एप्पल का स्टॉक्स। एप्पल का बुक किया प्रॉफिट है कि बहुत सारे ऐसे पर स्टॉक, इतने साल के बाद उन्होंने क्यों बुक किया प्रॉफिट्स? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है। उनके पास $350 बिलियन का कैश है अभी। हाँ, तो और स्टॉक्स उन्होंने क्यों बेचा? क्योंकि उनके पास बहुत बहुत सारे कैश हैं और उन्होंने कोको कोला अभी तक बेचा नहीं, हाँ। अमेक्स बेचा नहीं। पर कोको कोला भी अब अभी ओवर वैल्यू। मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं वॉरेन बफेट के साथ बात नहीं कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है, वो सोचते हैं कि अभी इक्विटी हाईली ओवर वैल्यूड है, मार्केट डिस्टॉर्टेड है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और उनका ये ख्याल है कि जो 4.5-5% उनको इसमें मिल रहा है, ट्रेजरी में मिल रहा है, वो रिटर्न इस स्टॉक में नहीं मिल सकता। शायद वो ठीक है, क्योंकि अगर आपने 7 मैग्निफिसेंट 7 को निकाल लेते हैं तो S&P 50 का 500 का परफॉर्मेंस नेगेटिव होता है। पर ये टाइमिंग द मार्केट नहीं होता है। तो उनके पास बहुत सारा पैसा है यार, उनका लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसा आप स्टॉक खरीदते हैं वो स्टॉक नहीं खरीद सकते, उनका स्टॉक खरीदने से प्राइस ऊपर जाता है। आपने टाटा मोटर्स खरीदा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने टाटा मोटर्स में 10% का स्टेक ले ली तो टाटा मोटर्स का प्रोफाइल ही बदल जाएगा। पर आप कहते हैं कि जब एक घोड़ा जीतता है हम उसको रखते हैं, और जो घोड़ा। मेरा लिए सही है, बफेट के लिए सही है। बफेट ने 10-15 साल रखा एप्पल को, लेकिन जब प्राइस 50% गिरती है हाँ। तो लोगों रिटेल इन्वेस्टर को चुभती है। जो हमें ये देख रहा है हाँ। वो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको चुभती है। मैंने टाटा स्टील को 1000 रुपया में देखा, उसे 250 रुपया में देखा
और फिर भी बरकरार रहा और खरीदता गया। आज 1600 रुपया में है, 10 का एक स्प्लिट हो गया, इसीलिए 160 है। अगर 1 रुपी शेयर इज 10 रुपी शेयर, इट इज़ 1600। 75% वो स्टॉक गिरा में बरकरार रहा, लेकिन अनेक नहीं थे। लोग बोल रहे थे कि टाटा स्टील विल बिकम बैंकरप्ट, क्योंकि उनका लोन वैल्यू वॉज इक्वल टू इक्विटीज मार्केट कैप एट वन टाइम। अब नहीं, एक ज़माने में था 1:1 था। तो कंपनी को बेचने पे ही लोन ख़त्म होता, लेकिन उनके पास जमशेदपुर जैसा एक बड़ा शहर ही था और हर रेलवे यार्ड में 25-30 एकड़ था, तो वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज मच ग्रेटर। सिचुएशन ऐसे आती है, आपको अगर आपने 1000 में बुक किया था और 250 में कवर किया होता तो आपको बड़ा लाभ होता। पर हमें कैसे कैसे पता चलता है? अगर आपको डर पड़ सकता है, मुझे डर नहीं पड़ा, मुझे फिक्र नहीं पड़ा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप चाय पानी के रेंज में कंसिडर करो, ठीक है। ताकि आपको चुभेगा नहीं। क्यों मैं 10,000 20,000 लगाता हूँ और 10,000 हर महीने लगाता हूँ, तो मुझे पता नहीं है क्या वैल्यूज़ है। ठीक है। बट लेकिन अगर मेरा सेविंग्स, मेरा लाइफ का सेविंग उससे टाइड अप है, तो हर दिन मैं मार्केट देखूंगा। तो जब एक आदमी रिटायरमेंट के लिए वो स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उनका लाइफ सेविंग्स तो वहाँ ही होता है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए खरीदते हो, जैसे मैंने सुरेश को एडवाइस दिया था, तो आप उसको म्यूचुअल फंड से निकाल दें और पैसा को, अब सुरेश की प्रोफाइल दीजिए। वो 60 साल के थे, उनका सारा पैसा म्यूचुअल फंड में था और वो स्टॉक मार्केट गिर गया तो उसका सारा अर्निंग्स चौपट हो गया, उसका रेगुलर इनकम नहीं था। तो मेरा काम था पहला उनका रेगुलर इनकम सेट करने का था। तो रेगुलर इनकम सेट करने के लिए उन्होंने कहा कि एक फ्लैट का रेंट ले लो। सो वो 1 लाख रुपया था, उसने एक फ्लैट का रेंट ले लिया। तो फिर बोल दिया सारे स्टॉक्स को बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड्स को बॉन्ड में बदल दो, हर महीने 1 लाख का इनकम इंटरेस्ट आएगा, मंथली बॉन्ड इंटरेस्ट में डाल दिया। सो 2 लाख हो गया, तो सेट हो गया रिटायरमेंट के लिए। अगर आप रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं और आपके पास स्टडी इनकम नहीं है, तो आपको बॉन्ड्स में ही पैसा लगाना पड़ेगा ताकि आपको इंटरेस्ट मिल सके। और ये बॉन्ड्स एक एसेट क्लास है, जो आप इस एसेट क्लास में हम प्राइस क्यों नहीं देखते? जैसे कि स्टॉक्स में प्राइस होता है, ऊपर जाता है, नीचे बॉन्ड रहता है। में बहुत कम ऊपर या नीचे जाएगा। पर जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करती है। हमारा तो हाई एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप आरबीआई से 2-3% ऊपर ले रहे हैं। हाँ। अगर हम 6.5% का आरबीआई रेट है, हम 9.5-10 को दे रहे हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो आरबीआई 25-20 पॉइंट मूव करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इन्वेस्ट करने के समय एक स्टॉक को खरीद कर बेचने, वो टाइमिंग द मार्केट हो जाता है। पर अगर लोग को प्रॉफिट बुक करना है, वो पीक ऑफ द मार्केट में कर सकते हैं या फिर नहीं? पीक ऑफ द मार्केट में अगर मैंने 50 रुपया डाल दिया हाँ। और 100 स्टॉक खरीदा, ठीक है। सो मेरा 5,000 हो गया और वो 50 रुपया 250 हो गया, तो कम से कम मेरा 5,000 तो बच गया ना। ठीक है। और एक प्रोफाइल है, जिस मैं एक इमेजिनरी प्रोफाइल दे रहा हूँ, जो एक सज्जन है, उनके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, सिर्फ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका रेगुलर इनकम होना चाहिए। हाँ, रेगुलर इनकम, जो समझ लेते हैं कि उनके बच्चे हैं जो उनको ख्याल कर रहे हैं। वो बच्चे क्या, इज नॉट रेगुलर इनकम। ठीक है। रेगुलर इनकम होगा पेंशन, इंटरेस्ट और रेंट। तो अगर पेंशन, इंटरेस्ट, रेंट में उनका जीवन हर ठीक है, दिन, रेंट आ रहा है उनके पास। हाँ, तो अगर उनका गुजारा हो जाता है रेंट इनकम और पेंशन से, हाँ। तो ये वो बेचने का कोई ज़रूरत नहीं, हाँ। क्योंकि वो अपने ग्रैंड किड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। जब पोता पोती बड़ा हो जाएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने आपकी लाइफ गोल्स को उसके अगेंस्ट सेट किया है, हाँ। तो मार्केट जब पीक में है, थोड़ा हट के बॉन्ड में डालना बहुत अच्छा स्कीम है, क्योंकि आपको रेगुलर आमदनी मिलेगा। हाँ। आप रिक्वायरमेंट एज 60 बोल रहे हैं रिटायरमेंट, मैं 58 साल का हूँ, तो मेरा पोजीशन बॉन्ड में सिक्योर होना चाहिए। ठीक है। और अगर इसमें गोल्ड का क्या रोल है इस प्लान में? गोल्ड का रोल ये है, जो इमरजेंसी पैसा आप रखते हैं हाँ। उसे गोल्ड में रखिए, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ता है। हाँ। ठीक अगर है। इमरजेंसी में पैसा चाहिए
तो अगले दिन आप गोल्ड को गिरवी रख के पैसा ले सकते हो। क्योंकि बैंक में रखते हैं तो बैंक या इन्फ्लेशन। एनबीएफसी किसी भी है हाँ, तो गोल्ड का करंट वैल्यू में 75% मिल जाएगा। ठीक है। तो मैंने इमरजेंसी कैश 3000 रुपीज़ पे गोल्ड में रखा। मैंने 1 लाख रख लिया, 3000 ग्राम का गोल्ड खरीदा, सो 35,000 ग्राम रखा 1 आउंस का, और 35 ग्राम का लगभग 35 लैक्स हो गया, ठीक है। जो मैंने 1,10,000 में डाला था 3,000 रुपया वो आप इन्फ्लेशन हेज की तरह ट्रीट करते हैं। मैं इन्फ्लेशन है, जब वो 4 लाख हो गया अभी, हाँ, 3,000 का लगभग 10,000 हो गया, तो 1 लाख 3.5 लाख हो गया। तो इन्फ्लेशन हेज है, और वो जो इमरजेंसी फंड है वो ग्रो होती है, और जब भी चाहा मैं डाल सकता हूँ, यूज़ कर सकता प्लेज हूँ, कर सकते हैं प्लेज उसको। करके यूज़ कर सकता हूँ। और जब इमरजेंसी टाल जाता है तो नॉर्मल सोर्सेज से फंड को लेके इमरजेंसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisaboltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisaboltahai.np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।